हाय एवरीवन। हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में हाइड्राइड्स को समाप्त किए थे। तीन प्रकार के जो हाइड्राइड्स हो रहे थे, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स और मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो इनके बारे में हम लोग जो है देख चुके थे। अब हम लोग डील करेंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहला जो आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O। वाटर से हम लोग अछूते या अनजान तो नहीं हैं। जानते हैं कि एक लिविंग बीइंग का सर्वाइवल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है वाटर। एक लिविंग सिस्टम बोलो तो वाटर से बना ही है, मतलब उसमें वाटर का भी प्रोपोर्शन अच्छा खासा है। चाहे कोई पेड़ पौधा हो या कोई जीव जंतु हो, सबके बॉडी में पानी है। अब पानी के रोल्स क्या हैं, आखिर एक लिविंग बॉडी में वाटर का होना आवश्यक क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण इसका हो सकता है कि जो भी एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं, जैसे हम मनुष्य की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, तो इन सारी चीजों को डिजॉल्व करने के लिए वाटर का होना काफी आवश्यक है। वाटर इन सबों को अपने में डिजॉल्व कर सकता है। वाटर एक बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है। दूसरा कि आगे आप पढ़ोगे कि एक ह्यूमन बॉडी में या फिर कोई प्लांट बॉडी में कुछ मेटल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, माने वे मेटल आयंस इधर से उधर आते जाते हैं। तो इधर से उधर जो आते जाते हैं तो उनके लिए जो मीडियम होता है, उस मीडियम का काम भी करता है वाटर। ब्लड इंपॉर्टेंट है, तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें वाटर सॉल्वेंट है। कलर पिगमेंट उसमें जो रेड है हेमोग्लोबिन होता है, साथ ही साथ और भी कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो वाटर का ऐसे बहुत रोल्स है एक लिविंग बॉडी में, या यूं बोलो कि वाटर के बगैर एक लिविंग सिस्टम कभी बन ही नहीं सकता है। बोल रहा है कि एक लिविंग बॉडी में तकरीबन 65% वाटर होता है। मतलब उस लिविंग बॉडी का जो भी वजन है उसमें तकरीबन 65% कंस्टिट्यूएंट वाटर का ही होता है। कुछ प्लांट्स में बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स में यह प्रोपोर्शन काफी हाई होता है, 95% हो जाता है। ऐसा समझ रहे बात को? तो एक लिविंग बॉडी में, नॉर्मल लिविंग बॉडी में 65% वाटर, और कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिसमें 95% तक जो है वाटर का प्रोपोर्शन होता है। जैसे खाने पीने वाला चीज ही तुम देखो ना, जैसे खीरा खा रहे हो, वाटर का कितना अमाउंट रहता है। गाजर आप खाते हो या गाजर का जूस बनता है, तो गाजर का जूस कैसे बनता है? जब उसको ग्राइंड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, वहां से जो जूस रहता है क्या है, वाटर ही ना है उसमें। तो कोई भी लिविंग बॉडी हो, तो वही बता रहे हैं कि नॉर्मल लिविंग बॉडी में भी अप्रॉक्स 65% वाटर है, और कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जिनमें 95% वाटर तक होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जितना भी सरफेस है उसमें से 3/4 भाग अप्रॉक्स 75% वाटर ही है। एक्चुअल कंपोजिशन क्या है या एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाटर का,
अर्थ सरफेस पे, उसको हम लोग समझते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर के बारे में। ऐसा तो अर्थ पे हो रहा है तकरीबन 78% वाटर है। इसमें से 97% पोर्शन ओशियन में केवल है। बाकी के जो 3% बच गए वे अदर वाटर बॉडीज, जैसे पॉन्ड्स तालाब होता है, रिवर्स नदियां होती हैं, कुआं वगैरह है, डैम है, इन सारे। तो अर्थ सरफेस पे टोटल 78% जो वाटर है, उस 78 में से, माने इस 78 को आप मान लो 100, अब उसमें से 97% ओशियन कवर करता है केवल, और 3% जो बच गया वह कोई और वाटर बॉडी, जैसे बताया तालाब, नदी, कुआं, इस सब में जो है पाया जाता है। अब इसमें से भी जो पीने लायक पानी है वह मात्र है 2.7% ड्रिंकेबल वाटर। नहीं, ये जो टोटल इतना वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे 78%, इस 78% में मात्र 2.7% वाटर ही पीने लायक है। बाकी सारे जो है पीने लायक नहीं है, मतलब उनमें सॉल्ट्स वगैरह डिजॉल्व होता है, जो भी है। अब इसमें से भी जो 2.7% है, इसमें से भी बोल रहा है कि मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है अंटार्कटिक ओशियन में, या अंटार्कटिक आइस कैप। अंटार्कटिक हम लोग जानते हैं केवल बर्फ ही है वहां, तो वही बर्फ में जो वहां वाटर ट्रैप है, वहां पानी है, वही पीने लायक पानी है। नहीं तो जितने समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब है, इस सब का पानी पीने लायक नहीं होता है। जो फ्रेश वाटर है पीने लायक, वह अंटार्कटिक में होता है, वहां पाया जाता है। बोल रहा है कि जो अंटार्कटिक आइस कैप है, मतलब जो पूरा बर्फ ढका हुआ है वहां, वह कवर करता है अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10⁻7 किलोमीटर स्क्वायर। कितना बड़ा एरिया है, इसको समझ लो। 1.5 इंटू 10⁻7 किलोमीटर स्क्वायर है। 10⁻7 की यदि बात करोगे तो यार 1 करोड़ किलोमीटर हुआ। तो 1 करोड़ किलोमीटर, समझ रहे हो, उसका स्क्वायर माने 1 करोड़ किलोमीटर लेंथ है, तो 1 करोड़ किलोमीटर ब्रेथ, और ऐसे करके जो पूरा एरिया बनेगा वह जो है अंटार्कटिक आइस कैप का है। समझ रहे हो बात को? तो पूरा 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में जो है अंटार्कटिक फैला हुआ है, और उसके आइस कैप में बोल रहा है कि फ्रेश पीने लायक पानी है। और उसमें से उन सारे वाटर की बात करें तो यह बोल रहा है तकरीबन 2.5 से 2.9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर क्यूब है फ्रेश वाटर। ये वाटर का वॉल्यूम है, फ्रेश वाटर। ये कितना वाटर है नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1 लीटर बराबर होता है 100 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 100 नहीं 1000 मिलीलीटर, ऐसा। और 1 मिलीलीटर को हम लोग लिखते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप लिखोगे, इसको लिख सकते हो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ऐसा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर होता है
10⁻³ मीटर क्यूब। अब इसको जरा चेंज करो यहाँ से, तो किलोमीटर आएगी, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, मैंने 10⁻³ मीटर, तो ये तो क्यूब है, तो 1 किलोमीटर क्यूब, तो यहाँ 10⁻³ मीटर का क्यूब, तो 1 किलोमीटर क्यूब बराबर जाएगा 10⁹ मीटर क्यूब, ठीक। और यहाँ से लिखोगे तो 1 मीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 10⁻³ लीटर। तो इसको पूरे को कन्वर्ट करो यहाँ से, तो अभी कुछ ऐसा बन जाना है, कुछ ऐसा हो जाएगा ये 2.5 से लेकर के 2.9, 10⁻⁷ था, किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदले तो 10⁻⁹ मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को लीटर में बदले तो 10⁻³ लीटर। जोड़ लो भाई, कितना हुआ, 9 3 12 7 19, मतलब 3 को अप्रॉक्स मान लें तो 10⁻19 लीटर। कितना वाटर है समझ में आ रहा है, 10⁻19 लीटर मतलब कितना वाटर होगा, सोचो। तो इतना वाटर जो है अंटार्कटिक का आइस कैप में, मतलब जो बर्फ से पूरा ढका हुआ है, बर्फ के नीचे जो पानी है दबा हुआ, वह इतना है 10⁻19 लीटर। कितना एरिया में है, तो 1.5 × 10⁷ किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो यह पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि वाटर जो है अर्थ सरफेस पे अप्रॉक्स 3/4 78% पोर्शन कवर करता है, उसमें 97% वाटर ओशियंस में है, बाकी 3% अदर वाटर बॉडीज में। टोटल 78% वाटर जो प्रेजेंट है, उसमें से बोल रहा है कि मात्र 3% के आसपास पीने लायक फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 3% में मैक्सिमम अंटार्कटिक आइस कैप में, अंटार्कटिक जहां पूरा बर्फ ही है उसके बर्फ में कवर है या फ्रेश वाटर। वही यहां बताया है कि अंटार्कटिक आइस कैप का जो एरिया है वो 1.5 × 10⁷ किलोमीटर स्क्वायर है, और इतना एरिया में जो फ्रेश वाटर है वह इतना किलोमीटर क्यूब है। अब इसको हम चेंज किए लीटर में, तो लीटर में चेंज करके फाइनली आया इतना, अप्रॉक्स 3 × 10⁻19 लीटर। तो इतना वाटर जो है प्रेजेंट है अंटार्कटिक आइस कैप में। समझ गए पूरा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। केमिकली वाटर को बनाया कैसे जाता है, केमिकली यदि हम लोग चाहे कि वाटर लेबोरेटरी में बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह कॉम्बिनेशन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बस आप कंबाइन करवाओ तो बन जाना है वाटर। कैसे होता है देखते हैं। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कॉम्बिनेशन होता है वेरी हाई टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तब जाकर के H2O लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा है, -286 किलो जूल पर मोल, जो बता रहा है कि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का है। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ऐसे वाटर को आप बना सकते हो केमिकली। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को बहुत हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाओगे इस मिक्सचर से, तब जाकर के जो है ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बनेगा वाटर। इसका रीजन है कि देखो H और यहाँ है OO, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, H के बीच डबल बॉन्ड, और यह दोनों बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। ये दोनों बॉन्ड काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो जब हाई एनर्जी या हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप दोगे तो उससे क्या होगा कि ये मजबूत बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और तब जाकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे और फिर जो है H2O का फॉर्मेशन होएगा। तो
तो शुरू में ज्यादा एनर्जी चाहिए इस मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ने के बाद जब ऐसे O और H के बीच बॉन्ड बनेगा तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही है, और फिर जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उतना ही एनर्जी फिर रिलीज होता है लार्ज अमाउंट में, और जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा तो उसी के चलते रिएक्शन का जो नेचर है वह हाईली एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो ये था वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का प्रिपरेशन। वाटर का एक और खासियत बता रहे हैं अभी हम आपको। हम लोग जानते हैं कि जो लाइफ है वह पॉसिबल है केवल अर्थ पे, जबकि बाकी के प्लैनेट्स तो और भी हैं, उन प्लैनेट्स पे लाइफ संभव नहीं है। तो इसका रीजन हम लोग क्या देते हैं कि वहां पानी नहीं है, तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हम लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। तो मान लो ऐसा करें कि हम लोग मंगल ग्रह पे जाएं और वहां 1,000 लीटर पानी ले जाए, तो क्या जिंदा रह सकते हैं? माने जब तक पानी है तब तक जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? तो मन में विचार आएगा कि तब तो रह सकते हैं, खाना पीना का पूरा व्यवस्था कर लें, 1,000 लीटर पानी ले जाए, तब वहां सरवाइव कर सकते हैं, तब क्या दिक्कत है? उसके बावजूद सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी मैंने बतलाया कि अर्थ पे जो 78% वाटर है उसमें से अप्रॉक्स 2 से 3% वाटर ही है जो पीने लायक है, बाकी तो 75% वाटर पीने लायक नहीं है। तो बाकी 75% वाटर पीने लायक नहीं है, तो उसका अर्थ पे क्या रोल है? बाढ़ और सुनामी लाने के लिए या फिर और कोई रोल है? क्योंकि 78% वाटर में पता है कि ये सारे पीने लायक कहाँ है, पीने लायक तो 2 से 3 ही है, तो बाकी जो 75% वाटर बना उसका क्या रोल है पृथ्वी पे, क्यों है? तो बाकी का जो वाटर बच गया वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि ओशियंस वाटर जो है उसमें सॉल्ट वगैरह डिजॉल्व होता है। फिर तो वही बात, पीने लायक नहीं है, इसका मतलब कि वाटर का मेन यूज पीना नहीं है। वाटर का मेन यूज यदि पीना रहता तब तो मैक्सिमम वाटर पीने लायक होते जी, लेकिन बहुत कम वाटर का पोर्शन है जो पीने लायक है, बाकी बिना मतलब का है, सॉल्ट डिजॉल्व है। तो फिर उन वाटर का क्या रोल है जो पीने लायक नहीं है? तो उन वाटर का रोल है, वाटर का एक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे आप, कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वह हाई होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है, और जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई हो उसमें एक खासियत होता है टेम्परेचर मेंटेन करने का, टेम्परेचर मेंटेनेंस का। टेम्परेचर को वह मेंटेन करता है, और टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो क्या होगा? पृथ्वी पे जो टेम्परेचर चेंज करता है वह सडन चेंज नहीं करता है। 3-4 महीना ठंड रहा, फिर 3-4 महीना गर्मी आया, फिर बरसात आया, स्लोली टेम्परेचर चेंज करता है। यदि अर्थ पे वाटर नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट करता, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता, अचानक से फिर घट जाता। लेकिन टेम्परेचर जो ऐसा फ्लक्चुएट नहीं करता है, इसका कारण है वाटर। वाटर उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को बहुत तेजी से बढ़ने या बहुत तेजी से घटने नहीं देता है। दूसरे ग्रह पे क्या है कि वहां वाटर नहीं है तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ करके कभी 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, घट करके कभी -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अचानक से फ्लक्चुएट करता है। तो मान लो तुम वहां हो और अचानक से टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 1000 डिग्री सेल्सियस, तब तो फिर जल जाओगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर रहा तो। घट करके हो गया -10 तो फिर जम जाओगे वहां। तो टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो जम जाओगे, बहुत ज्यादा हुआ तो जल जाओगे, और दोनों में से किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वाटर जो पृथ्वी पे है इसका यही मेन रोल है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, अचानक से टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। अरे सोचो कि अर्थ पे 78% वाटर है, इसके बावजूद यहाँ कभी कभी इतनी गर्मी होती है या इतना ठंड आ जाता है कि हम लोग को सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। नहीं होता है गर्मी में तो आदमी कभी कभी एकदम बेहाल हो जाता है, सबका स्थिति, इतना गर्मी पड़ जाता है, इतना टेम्परेचर पड़ जाता है।
और वो बढ़ करके कितना होता है, जो रूम टेम्परेचर 25 है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40, 41, 42 ऐसे होता है। उतना में हम लोग का बदन लगता है कि अब जल रहा है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सोच लो जहां वाटर एकदम नहीं है वहां क्या हाल होता होगा। यहां 78% वाटर है, सो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो जहां वाटर एकदम नहीं है वहां टेम्परेचर कितना बढ़ता होगा, कितना फ्लक्चुएट करता होगा। इवन बताए कि एक लिविंग बॉडी में 65% वाटर ही है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है। अचानक से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसा नहीं है। तबीयत भी खराब होता है तभी जब बॉडी में जो है वाटर का कमी हो, डिहाइड्रेशन हो जाए। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो उसके में पक्का तबीयत खराब होना ही 100%, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर कम हो गया तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा वो बॉडी का। तो बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर जो 25 होता है, या वाटर के चलते वाटर मेंटेन करता है टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक वैल्यू तक बना करके रखता है। तो वाटर का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते यह क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हम बताए, इसको एकदम ध्यान में रखोगे आप, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करें वाटर के स्ट्रक्चर की, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े पीछे काफी डिटेल में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में है 4, 1 2 3 4। अब होगा क्या कि इन सारे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होएगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, और इंटरमिक्सिंग होकर के 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इनमें से 2 में लोन पेयर है। अब जो इंटरमिक्सिंग हुआ उसमें एक ऑर्बिटल s का है, 3 p के हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आकर के ऐसा ओवरलैप करेगा, 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड बन जाना है दोनों सिग्मा। तो ऑक्सीजन के ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, ऑल दीज 4 आर sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है, sp3 ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। इसमें से 4 ऑर्बिटल्स में 2 में तो लोन पेयर हैं, बाकी 2 में एकक इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। और जिसमें एकक इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो s ऑर्बिटल है मतलब स्फेरिकल शेप का है, ऐसा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो गया, दोनों में नहीं रहेगा। तो यह s ऑर्बिटल है, जबकि ये दोनों तो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा। These are also sp3 orbitals। तो यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ऑब्वियसली हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है ना, तो जो सिग्मा बना है उसका नाम क्या देंगे, sp3s सिग्मा दोगे, ऐसा। अब यहां से एक बात आता है कि क्या ये जो 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं ये चारों एक समान हैं? नहीं है। इन दोनों में लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर नहीं है। एक sp3 ऑर्बिटल में हम लोग जानते हैं कि 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है, लेकिन लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में 30% s हो गया और 70% p हो गया। तो ऑब्वियसली फिर बॉन्ड पेयर वाला में कौन हो जाएगा, इसमें 20% s हो जाएगा और 80% p हो जाएगा। तो यहां सारे ऑर्बिटल्स एक समान नहीं है। इसी को बॉन्ड से हम लोग दिखाएं तो ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर तो बचे रह जाएंगे, और ऐसा 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। या जो एंगल है वह कितना होता है हम लोग जानते हैं, 104.5 डिग्री। शेप का नाम हम लोग लिखते हैं एंगुलर भी या पेंट। जो एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है sp3 के लिए, वह होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स।
लेकिन यहाँ जो एंगल है या 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं है, बल्कि उससे कम है। एंगल 104.5 है। और यह एंगल इतना कम क्यों है, तो सिंपल सा उसका एक्सप्लेनेशन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू लोन पेयर। तो सबसे पहले यहाँ ये दोनों लोन पेयर के बीच भी काफी भयंकर वाला रिपल्सन होगा। हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग VSEPR थ्योरी में कि लोन पेयर के बीच मैक्सिमम रिपल्सन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये जो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, इन दोनों लोन पेयर्स के बीच एक भयंकर वाला रिपल्सन होगा। दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। जब दूर धकेलेंगे तो ये फिर इसको परेशान करेगा, ये भी इसको परेशान करेगा। मतलब यहाँ होएगा लोन पेयर रिपल्सन, और इस जगह पे हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और ये दोनों रिपल्सन जब ऑपरेट होंगे तो फाइनली यह बॉन्ड सटेगा, और जब बॉन्ड सट जाएगा तो यह जो एंगल है वह डिक्रीज कर जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा, नॉर्मल एंगल से घट जाएगा। नॉर्मल जो sp3 के लिए एंगल है 109.28, यह तब है जब सारे बॉन्ड पेयर्स हो, कोई लोन पेयर ना हो। अब जब लोन पेयर आ जाएगा तो फिर एंगल जो है डिक्रीज करके समझ से पहुंच जाएगा यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग एक्सप्लेन किए, या इसी को आप चाहो तो VSEPR थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन करोगे। तो VSEPR थ्योरी के आधार पे कैसे लिखोगे कि यदि यह H2O मॉलिक्यूल है, इसमें 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, तो यह हुआ Ab2L2 टाइप मॉलिक्यूल। और Ab2L2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए जो है शेप एंगुलर ही होता है, जैसा शेप वहां बनाया गया है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि H2O में OH का बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड है, तो sp3s सिग्मा बॉन्ड है, पहला क्वेश्चन। एंगल पूछ सकता है, शेप पूछ सकता है, फिर पूछेगा कि क्या जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के लिए, क्या वे सभी एक समान हैं, तो नहीं है। लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिनमें s कैरेक्टर कम है वो कम होगा। उसके बाद फिर सिंपल सा ऐसे पूछ देगा कि इन H2O मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल इज इतना, व्हिच इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, एक्सप्लेन। कि H2O मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है वह इतना है, और यह एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम है, क्यों। तो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखेंगे कि इन H2O मॉलिक्यूल देयर आर 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। These lone pairs causes lone pair as well as lone pair bond pair repulsion, and due to these interelectronic repulsions the angle decreases to 104.5 डिग्री। इतना बात हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, अपने बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बारी आती है H2O के कुछ और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की। जैसे H2O का एक डायपोल मोमेंट यदि हम लोग देखें, तो डायपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी शेप के आधार पे ही एक्सप्लेन किया जाता है। डायपोल मोमेंट H2O का शेप है ऐसा, इस प्रकार से। इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक किसका है, ऑक्सीजन का, तो डायपोल वेक्टर ऑक्सीजन की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग में देखें, देख रहे हो कितना बार केमिकल बॉन्डिंग का नाम ले चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते, है ही वह ऐसा यूनिट हर जगह आएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ वेक्टर बनेगा। ऑक्सीजन और लोन पेयर में जो है वेक्टर हमेशा लोन पेयर की तरफ बनता है, लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ओवरऑल यदि देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा, नहीं ई दोनों ऊपर जा रहा है, ई दोनों ऐसे जा रहा है, तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ जो डायपोल वेक्टर्स बन रहे हैं ये ओवरऑल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनका कोई अलग सा अपोजिट ओरिएंटेशन नहीं है। जब वेक्टर्स ऐसे सेम डायरेक्शन में जाए तो ऐसे केस में वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं और जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वह बढ़ जाता है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वह काफ़ी हाई होता है, 1.82 या 1.84 डिवाई हम लोग लिखते हैं। ये डिवाई है, यूनिट डायपोल मोमेंट का हम लोग जानते हैं, और 1 डिवाई बराबर 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है ऐसा।
मतलब वाटर एक हाईली पोलर सब्सटेंस है, हाईली पोलर नेचर का सब्सटेंस है वाटर। तो ये डायपोल मोमेंट वाला बात भी याद रखोगे कि H2O एक पोलर सब्सटेंस है, क्यों या किस आधार पे है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऐसे ही देंगे। फिगर बनाएंगे सेप इसका, डायपोल वेक्टर बनाएंगे और डायपोल वेक्टर बनाने के बाद दिखाएंगे कि कैसे वेक्टर्स जो है एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इतना हम लोग कर लेंगे। तो वाटर के बारे में, उसका ट्रैप कहाँ है, कितना परसेंट में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे बनाया जाता है, शेप इसका क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर का जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।